हेलो व्यूअर्स, आज के आर्टिकल में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज हमारा चर्चा का विषय है जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला। ये आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख जजिंग जल्लीकट्टू ऑन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हालिया सालों में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू परंपरा काफी विवादों में रही। इस पर पशु क्रूरता का आरोप लगा और इस परंपरा पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी। मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब पशु कल्याण बोर्ड और गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी संस्था पेटा ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य विधानसभाओं द्वारा पशु क्रूरता निवारण यानी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, संक्षिप्त में पीसीए अधिनियम 1960 में किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। ये मामला सालों से कोर्ट में अटका हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस विवाद पर तस्वीर साफ कर दी है। दरअसल कोर्ट ने जल्लीकट्टू को पशु क्रूरता से मुक्त पाया है, साथ ही कानून में संशोधन को संवैधानिक बताया है। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को ही पलटते हुए जल्लीकट्टू को संस्कृति का हिस्सा माना है और राज्य सरकारों के कानून को संवैधानिक करार दिया है। इस तरह जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे खेलों को अनुमति मिल गई है। तमिलनाडु के साथ साथ कोर्ट में महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी होने वाले इस तरह के खेलों पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो जल्लीकट्टू पर विवाद कोई नई बात नहीं है। करीब 2 दशक पहले से ही इस परंपरा के खिलाफ पशु अधिकार कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, जबकि इस पर लोगों की राय बटी हुई है कि जल्लीकट्टू में पशुओं के साथ क्रूरता होती है या नहीं। तो इस आर्टिकल के जरिए हम इन तमाम पहलुओं के बारे में जानेंगे और हालिया फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या तर्क रहा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जल्लीकट्टू क्या है। तो सामान्य तौर पर जल्लीकट्टू बैलों या सांडों को वश में करने का एक खेल है, जिसमें प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति पुरस्कार के लिए पशु को वश में करने का प्रयास करता है। अगर इसमें वो असफल होता है तो सांड का मालिक पुरस्कार जीत जाता है। इसे जनवरी के दूसरे सप्ताह में पोंगल के दौरान आयोजित किया जाता है। ये प्रकृति का उत्सव मनाने तथा अच्छी फसल के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने का भी प्रतीक है, जहां पशु पूजा भी अनुष्ठान का एक अंग है। इसे एरुथालु वुथल के नाम से भी जाना जाता है। जल्लीकट्टू में 2 शब्द जल्ली और कट्टू हैं, जो सांड के सींगों पर सिक्कों के बंडल को जोड़ने की प्रथा को इंगित करते हैं। दरअसल जल्ली सोने या चांदी के सिक्कों को संदर्भित करता है, जबकि कट्टू का मतलब है बांध। इसलिए एक साथ मिलाकर इसमें सिक्कों को बैल के सींग से बांधा जाता है, जो कि बैल को वश में करने वाले के लिए पुरस्कार माना जाता है। इसे तमिलनाडु के मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुक्कोट्टई और डिंडीगुल जिलों में आयोजित किया जाता है, जिसे जल्लीकट्टू बेल्ट के रूप में जाना जाता है। असल में ये सदियों से चली आ रही एक परंपरा रही है, जिसकी उत्पत्ति का सूत्र मोहनजोदड़ो में पाई गई एक प्राचीन मोहर से भी जुड़ता है। इस खेल को लगभग 2500 साल पुराना बताया जाता है और इस मौके पर बैलों से लड़ाई के अलावा बैल दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। चलिए अब इसके बाद पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल जल्लीकट्टू तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि सदियों पुरानी जल्लीकट्टू प्रथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, इसलिए इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। सरकार का मानना है कि समाज के विकास के साथ साथ इस अभ्यास को विनियमित और संशोधित किया जा सकता है। इसके सांस्कृतिक महत्व को उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। जल्लीकट्टू के समर्थकों का मानना है कि ये परंपरा पशुओं की मूल्यवान स्वदेशी नस्ल के संरक्षण का एक साधन है। ये पारंपरिक आयोजन दया भाव एवं मानवता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। लिहाजा जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध को तमिलनाडु की संस्कृति और समुदाय के प्रति शत्रुता के रूप में देखा जाएगा। वहीं इसके विरोधियों का तर्क है कि पशु जीवन मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक जीवित प्राणी में अंतर्निहित स्वतंत्रता होती है और जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसके विरोधियों का मानना है कि इस प्रथा के कारण मनुष्यों तथा सांडों दोनों के लिए
मृत्यु एवं आघात की कई घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल प्रतियोगियों द्वारा जिस तरह सांडों पर झपटा जाता है वो पशुओं के प्रति अत्यधिक क्रूरता का उदाहरण है। उनका तर्क है कि संस्कृति के अंग के रूप में जल्लीकट्टू का कोई औचित्य नहीं है। जल्लीकट्टू के विरोधियों ने इसकी तुलना सती एवं दहेज जैसी प्रथाओं से की है, जिन्हें कभी संस्कृति के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी और बाद में कानून के माध्यम से उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसी के चलते जल्लीकट्टू अपने समर्थकों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच एक अंतहीन संघर्ष रहा है, जिसकी परिणति 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खेल पर प्रतिबंध लगाने के रूप में हुई। अगर हम पीछे जाएं तो 2006 में ही मद्रास उच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल राज्य सरकार द्वारा इस प्रतिबंध को अप्रभावी करने के लिए तमिलनाडु जल्लीकट्टू विनियमन अधिनियम 2009 पेश किया गया, लेकिन 2 साल बाद ही 2011 में केंद्र सरकार ने उन पशुओं की सूची में सांडों या बैलों को भी शामिल करने का कदम उठाया जिनके प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। नतीजतन जल्लीकट्टू पर रोक लग गई। अब बात जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जल्लीकट्टू बैलों के प्रति क्रूरता है, इसलिए कोर्ट ने देश में बैलों को वश में करने तथा बैलगाड़ी दौड़ जैसे सभी खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। मगर दूसरी तरफ 2016 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2011 की अपनी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। फिर तमिलनाडु राज्य सरकार ने पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 और पशु क्रूरता निवारण जल्लीकट्टू का आयोजन नियम 2017 पारित किया, जिससे एक बार फिर इस खेल के आयोजन के द्वार खुल गए। इसके बाद 2018 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWBI, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा, कंपैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन यानी CUPA, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी FIAPO और एनिमल इक्वेलिटी सुप्रीम कोर्ट चले गए। इन्होंने तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित वर्ष 2017 के कानूनों को कोर्ट में चुनौती दे डाली। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि जल्लीकट्टू पर वर्ष 2017 का संशोधन अधिनियम एवं नियम सही है। ये संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 जिसमें पशु क्रूरता का निवारण और अनुच्छेद 51A(G) जिसमें प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने की चर्चा है, उसके अनुरूप है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संशोधन अधिनियम ने इसमें भागीदारी करने वाले पशुओं की पीड़ा और उनके प्रति क्रूरता में उल्लेखनीय कमी की है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सांस्कृतिक परंपरा के नाम पर वैधानिक कानून का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक कानून के दायरे में होगा। याचिकाकर्ताओं ने यहाँ तक तर्क दिया था कि पशुओं को भी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन न्यायालय ने माना कि राज्य का कानून संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पिछली कुछ शताब्दियों से आयोजित किया जा रहा है और ये इसकी सांस्कृतिक विरासत का अंग है, इसलिए कोर्ट विधायिका के दृष्टिकोण को बाधित नहीं करना चाहता है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि इस फैसले के आखिर क्या मायने हैं। तो 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ का फैसला 2 प्रमुख निष्कर्षों पर आधारित है। ताजा निर्देश खेल की क्रूरता और दर्द की संभावना को कम करते हैं, जो 2014 के फैसले के आधार थे। दूसरा, न्यायालय ने विधायिका के इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया है कि जल्लीकट्टू परंपरा और संस्कृति का पालन करने के लिए हर साल आयोजित किया जाने वाला खेल है। इसने विधायिका के तर्क को स्वीकार किया है कि सांस्कृतिक विरासत क्या है, इसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अदालत ने किसी भी तरह से भारतीय कानून में पिछली बेंच के फैसले को कमजोर कर दिया है, जिसमें पशु अधिकारों के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भारत में लागू किया गया था। दरअसल बेंच ने कहा कि कानून में बदलाव 2014 में नागराज केस में दिए गए फैसले के खिलाफ नहीं है। उस केस में कानून के जो खराब पहलू थे वो बदलावों के बाद हट गए हैं और इन बदलावों के चलते वास्तव में पशुओं को मिलने वाला दर्द और यातना कम हुई है। कोर्ट ने साफ किया कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को मान्यता सिर्फ सरकार के कानून के चलते नहीं दी जा रही है। असल में ये किसी भी तरह से संविधान के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने माना कि ये संस्कृति का मामला है और ये तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं और इसी सिद्धांत के आधार पर कोर्ट ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की परंपराओं को भी मंजूरी दी। इसने सांस्कृतिक भावना को विधायिका से बने नियमों के ऊपर छोड़ दिया, जिसके तहत जल्लीकट्टू कर्नाटक में सांडों की दौड़ वाला त्योहार कंबाला और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ जैसे खेलों को
पशु क्रूरता से जुड़े कानून के दायरे से निकाल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आयोजकों के साथ साथ संबंधित सरकारों के ऊपर अभी भी पशु क्रूरता को रोकने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि ये खेल मनुष्यों के लिए भी निर्विवाद रूप से खतरा पैदा करते हैं और इस खतरे में प्रतिभागियों के साथ साथ दर्शक भी शामिल हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं निष्कर्ष की। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जल्लीकट्टू की अनुमति देने का सर्वोच्च न्यायालय का हाल का निर्णय जारी बहस में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जहां न्यायालय का फैसला जल्लीकट्टू के सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देता है, वहीं ये पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने और वैधानिक कानून को बनाए रखने के महत्व पर भी बल देता है। सांस्कृतिक प्रथा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना ही इस मामले में उपयुक्त दृष्टिकोण होगा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी निहित है। कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि पशुओं के साथ क्रूर व्यवहार को मान्यता मिल गई है, बल्कि पशुओं के साथ कानून के प्रावधानों के तहत व्यवहार करना होगा। कोर्ट का फैसला इसलिए भी कानून के पक्ष में रहा क्योंकि कोर्ट का भी मानना है कि संस्कृति का हिस्सा क्या है और क्या नहीं, इसका निर्धारण कोर्ट नहीं कर सकता। इसका अधिकार केवल सरकार को है। चलिए अब टॉपिक से जुड़ा आज का सवाल देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जल्लीकट्टू पर अपने निर्णय को पलटने के क्या कारण हैं? व्याख्या कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।